ये बड़ा ऑनलाइन स्टोर्स का भाग आ रहा है। ये सभी टेस्ट वाले क्वेश्चन को फाइनल कर लिया था। कोई फिगर सर एक्सप्लेन करने वाली अगर होगा फाइनल हो गया ये आपका तो मसला क्या है? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज, ये जो टेस्ट में कल क्वेश्चन आया था इसका मैंने कहा था जरा फाइनल कर दीजिए। एनी क्वेश्चन एनीवेयर सर? कल ही है ना सर ना फाइनल? वही तो नहीं हुआ सर? चलिए सर इसी डिस्कशन से थोड़ा सा आगे और बढ़ना है हमने सर शुरू के दिन जरा अपने रजिस्टर में पीछे जाएंगे। स्टार्टिंग डेज में शायद पहला या दूसरे दिन में हमने एक फैक्ट्री की डिस्कशन की थी। फॉर्मर का बेटा मतलब है पहले वाला और लेटर का मतलब बाद वाला। पहले वाले का मतलब ये है कि जो स्प्लिट पॉइंट पे सेल हो रहे हैं वो स्प्लिट अप पॉइंट पे एज इट इज आएंगे और जो फर्दर प्रोसेस हो रहा है तो उनकी हाइपोथेटिकल सेल वैल्यू फाइंड आउट हो रही है। जी सर डेफिनेटली राउंडिंग ऑफ की वजह से अगर कोई इश्यूज आएंगे तो उसका कोई इशू नहीं है सर, ये बात खत्म हो चुकी है सर। राउंडिंग ऑफ के जो इश्यूज हैं वो अगर आएंगे तो हम राउंड अप करके फिगर करते हैं। ये गाइस सब सेलिंग एक्सपेंसेस हमें क्वेश्चन में गिवन थे 12%, तो 12% सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस जब हमने कैलकुलेट किए तो उसमें अकॉर्डिंग सेलिंग एक्सपेंसेस भी होंगे और एडमिन एक्सपेंसेस भी होंगे। इसको जरा इस पेज को जरा थोड़ा सा एक नजर रिवाइज करें। डायग्राम बनाई थी, इसके बाद मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, मटेरियल सारी कुछ बहस हुई। एक स्टेटमेंट पर कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट की कहानी 2 मिनट आगे रिवाइज कर लेंगे, इस पर आगे चल रहे हैं। डायग्राम पहले देख रहे हैं फैक्ट्री में क्या क्या होता है और फिर उसकी बेस पर हमने जो टर्मिनोलॉजी को डिस्कस की थी एक नजर रिवाइज कर देते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल किसे कहते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड्स कैसे कहते हैं? डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा फैक्ट्री के सारे एक्सपेंसेस फैक्ट्री ओवरहेड्स कहलाते हैं। डायरेक्ट लेबर कहाँ की सैलरी होती है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर जो एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरी डायरेक्ट लेबर के नाम से हम लिखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट किस किस का सम होता है? इसे 3 तरह से बेटा बोला जा सकता है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, या प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, और या डायरेक्ट मटेरियल प्लस कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट किसे कहते हैं? इन कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट एंड तक अगर कंप्लीट करें तो फिर ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस एंड में ऐड भी होता है और क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस लेस होकर फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आता है। इस तरह डिस्कशन को थोड़ा सा रज़ीम रखिएगा और एक नया पेज जरा निकालें। अच्छा, अभी जो जॉइंट बाय प्रोडक्ट पर हमने पढ़ा, इसके हमने कुछ क्वेश्चंस तो कर लिए हैं लेकिन इसके कुछ क्वेश्चंस जो है नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ मिल के आएंगे। तो जितना आपने कर लिया इसके मैं फिर साथ साथ आपको अदरवाइज क्वेश्चन भी बताता रहूँगा, लेकिन नए क्वेश्चंस और ज्यादा करने से पहले हम एक और टॉपिक पहले मिक्स कर लेंगे, फिर वो मिक्स करके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? तो यहाँ तक मेरी रिक्वेस्ट है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन रह गया पिछले दिनों में तो आज अभी फ्राइडे तो कल परसों तक मैक्सिमम कोशिश करें, पिछला अगर कोई रह गया हुआ है तो वो कंप्लीट कर लें।
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चीजें बेचने के खर्चे सेलिंग एक्सपेंस होता है, और जो चीजें बेची हैं उन पे हमारी कॉस्ट कितनी आई थी बनाने की, वो कॉस्ट ऑफ सेल। बनाने के खर्चे कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर है, और बेचने के खर्चे सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस में। नेक्स्ट पेज निकालेगी सर जरा। हेडिंग लिखिएगा फैक्ट्री अकाउंटिंग एंट्रीज। आज जरा कुछ डबल एंट्रीज हमने डिस्कस करनी है। फैक्ट्री अकाउंटिंग एंट्री, मतलब लेट्स से यूलाइज कि आप एक फैक्ट्री के अंदर एज एन अकाउंटेंट बैठे हैं, और फैक्ट्री में जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उन ट्रांजैक्शंस को अपने डेबिट क्रेडिट फॉर्म में लिखना है। तो आइडिया मैं दूंगा, काइंडली डबल एंट्रीज फिर आपने कहाँ बैठ के काउंटिंग कर रहे हैं सर आप? हमारी डिस्कशन में यही चीजें आनी है बार बार, ये कॉर्पोरेट मैन्युफैक्चर से रिलेटेड। तो फैक्ट्री में क्या होना है, फैक्ट्री का मकसद क्या है, फैक्ट्री क्यों बनाई जाती है, किस बिजनेस में फैक्ट्री की जरूरत ही नहीं है, इस बिजनेस में इसकी जरूरत है, क्यों जरूरत है, ताकि चीजें बन सकें। अब चीजें बनाने में क्या होगा, कॉस्ट इंकर होगी। कौन कौन से कॉस्ट इंकर होगी, मटेरियल कॉस्ट इंकर होगी, लेबर कॉस्ट इंकर होगी, ओवरहेड कॉस्ट इंकर होगी। तो इसी की बेटा बिजनेस है। इनिशियली मैं इस तरह से करूंगा कि यकीनन हमने एंट्रीज लिखनी है फाइनली, लेकिन मैं साथ साथ जरा लेजर्स भी बनाऊंगा, क्योंकि लेजर्स में फिर ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग भी हो जाएगी, और जब हम समझ जाएंगे सारी स्टोरी फिर आप साइड में फाइनली अकाउंटिंग एंट्रीज भी लिखवा दो। हमने पहुंचना कहाँ है, एंट्रीज तक, लेकिन एंट्रीज तक पहुंचते पहुंचते जरा कुछ लेजर्स भी साथ साथ अगर हम रख लें तो शायद जरा कंपैरेटिवली ज्यादा आसानी रहेगी। तो अब लिखने की ऐसे जल्दी कोई ना कीजिएगा, बिल्कुल सिंपल बहस है, आप उसको बस एक सीक्वेंस में ऐसा सुनिए। ठीक है सर जी, फैक्ट्री की काउंटिंग एंट्रीज अगर किसी ने करनी है अकाउंटेंट ने, तो 5 मेन लेजर्स बने, उन एंट्रीज को 5 मेन लेजर्स में पोस्ट किया जाता है। सबसे पहले एक मटेरियल अकाउंट होगा, ये मटेरियल अकाउंट रॉ मटेरियल स्टोर रूम की रिफ्लेक्शन कर रहा होगा कि रॉ मटेरियल के स्टोर रूम में कितना मटेरियल आ रहा था और कितना रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो गया या बेच दिया, इस्तेमाल हो गया। तो इसी रॉ मटेरियल के स्टोर रूम को अगर हम लेजर फॉर्म में सोच सकें तो क्या इसमें कोई ब्रॉड डाउन हो सकता है, जो रॉ मटेरियल साल के शुरू में पड़ा होगा क्या वो आपका एसेट है, उस वक्त एसेट था, फिर फर्दर परचेज हो जाएगा, तो जो फर्दर परचेज होगा वो मटेरियल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और जो मटेरियल यहाँ से इस्तेमाल हो जाएगा वो क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, उसने जाना कहाँ है, रॉ मटेरियल स्टोर रूम से उसने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाना, और फिर एट द एंड ऑफ द ईयर कुछ क्लोजिंग रॉ मटेरियल भी पड़ा हो सकता है। मीन्स तो जो मैं मटेरियल अकाउंट बना रहा हूँ इसमें 4 मेन चीजें क्या होंगी, ब्रॉड डाउन रॉ मटेरियल होगा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल किस तरफ होगा, डेबिट साइड पे, रॉ मटेरियल अगर इस्तेमाल हो जाए, और क्लोजिंग बैलेंस होगा। ये 4 चीजें इसमें, ठीक है सर। तो बाकी फिगर्स बाद में लिखते हैं। देन उसके बाद रॉ मटेरियल उसने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चले जाना और फिर उस पर काम शुरू हो जाना। तो काम जब शुरू हो जाएगा तो फिर इस पर लेबर कॉस्ट भी आनी, ओवरहेड कॉस्ट भी आनी, फिर चीजों ने यहाँ से मैन्युफैक्चर होके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से फिनिश गुड स्टोर रूम में चले जाना। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की रिफ्लेक्शन के लिए जो लेजर हम बनाएंगे उसको फिर नाम दिया जाता है वर्क इन प्रोसेस अकाउंट। अब वर्क इन प्रोसेस मैंने दिया है, लेकिन इसको थोड़ा सा जरा यहीं पे अगर हम दोबारा देखते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जरा विजुलाइज करें, क्या पीरियड के स्टार्ट में हो सकता है कुछ काम इसमें हो रहा हो, जो काम हो रहा है कंप्लीट नहीं हुआ वो क्या कहलाएगा, वर्क इन प्रोसेस। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है। फिर इसमें कुछ मटेरियल आएगा स्टोर रूम से, तो स्टोर रूम में तो क्रेडिट हो जाएगा, मटेरियल क्रेडिट हो जाएगा रॉ मटेरियल स्टोर रूम के एंगल से, लेकिन वही मटेरियल फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एंगल से डेबिट हो जाएगा। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एंगल से जो हम लेजर खोल रहे हैं उसका नाम है वर्क इन प्रोसेस।
तो क्या डबल एंट्री होगी जो मटेरियल स्टोर रूम से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आ रहा होगा? वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट, मटेरियल अकाउंट डेबिट। फिर इस मटेरियल अकाउंट में सॉरी इस मटेरियल की कॉस्ट में लेबर कॉस्ट अगर प्लस हो जाए, फैक्ट्री ओवरहेड्स प्लस हो जाए, तो मटेरियल लेबर फैक्ट्री ओवरहेड्स प्लस करके क्या चीज बन जाती है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बन जाती है। तो अगर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आपको बता दिया जाए, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस बता दिया जाए, तो फाइनली कहाँ पहुंच जाएंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड से। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के वर्ड की सिंपल ट्रांसलेशन करें, इसका क्या मीनिंग होगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जो चीजें बना ली हैं उनकी कॉस्ट। तो जो चीजें बना ली हैं कहाँ बना ली? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। उन्होंने कहाँ जाना? उन्हें फिर फिनिश गुड्स स्टोर रूम में जाना। तो जो गुड्स बन के फिनिश गुड्स स्टोर रूम में जाएंगी, उसकी फिर क्या डबल एंट्री बन सकती है? फिनिश गुड्स स्टोर रूम डेबिट, फिनिश गुड्स डेबिट एंड वर्क इन प्रोसेस अकाउंट। तो इस वर्क इन प्रोसेस अकाउंट में क्या क्या नजर आएगा? ब्रॉट डाउन वर्क इन प्रोसेस हो सकता है, फिर इसमें मटेरियल आएगा स्टोर रूम से, फिर इसमें लेबर ओवरहेड की कॉस्ट इकट्ठी हो जाएगी, फिर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आ जाएगा, और जो फिनिश गुड्स बन जाएंगी वो इस वर्क इन प्रोसेस के लेजर में किस तरफ आएंगी? जो फिनिश गुड्स बन जाएंगी वो कहाँ से निकल के कहाँ चली जाएंगी? तो वर्क इन प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और फिर कौन सा लेजर डेबिट हो जाएगा? तीसरा भी लेजर बनना शुरू हो जाएगा, फिनिश गुड्स अकाउंट। फिनिश गुड्स अकाउंट जो है ये किस एरिया की रिफ्लेक्शन के लिए है? फिनिश गुड्स स्टोर रूम की रिफ्लेक्शन के लिए। फिनिश गुड्स स्टोर रूम में आप आ जाएंगे, क्या इसमें कोई ओपनिंग फिनिश गुड्स हो सकते हैं? ये भी हमारा एसेट है, द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, डेबिट बैलेंस हो जाएगा। फर्दर इसमें फिर फिनिश गुड्स परचेज नहीं होंगी, नहीं इनिशियली परचेज वो तो बाद में होंगी, परचेज नहीं हुई होंगी, हमने प्रोड्यूस की होंगी। तो जो फिनिश गुड्स आ रही होंगी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, उसकी फिर एंट्री अभी आपने बोली फिनिश गुड्स डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। तो फिनिश गुड्स डेबिट मींस ओपनिंग में फिर फिनिश गुड्स जो आ रही होंगी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से वो प्लस हो जाएंगे। फिर क्लोजिंग फिनिश गुड्स अगर मैं आपको बता दूं तो फाइनली यहाँ से क्या कैलकुलेट हो जाएगा? नहीं, अब सही जल्दबाजी ना करें। ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस प्रोड्यूस फिनिश गुड्स की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स। सेल नहीं आएगी, कॉस्ट ऑफ सेल आएगी, कॉस्ट ऑफ सेल आएगी। और कॉस्ट ऑफ सेल अगर यहाँ हम वर्ड लिख रहे हैं, ये ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल आएगी। नहीं बेटा, वो तो डेफिनेटली हम सेल कन्वर्ट कर सकते हैं ना, ओपनिंग फिनिश गुड्स, क्लोजिंग फिनिश गुड्स। यहाँ से ये क्या लिखा मैंने, वर्क इन प्रोसेस? नहीं मतलब ये क्या एंट्री बनाई मैंने? फिनिश गुड्स डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। तो ये क्या चीज है? इसके सामने जो अमाउंट आ रही होगी ये कौन सी होगी? ये किस अमाउंट से डबल एंट्री हो रही होगी? पता है सर, इस अमाउंट का नाम पता है सर? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की अमाउंट होगी, जो फिनिश गुड्स बन गई हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, उन्हें ट्रांसफर किया हमने फिनिश गुड्स स्टोर रूम में। तो किस अमाउंट से डबल एंट्री है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड से। बाकी अपनी फिगर्स में लिखता हूँ, थोड़ा सा सोचने की कोशिश तो करें। तो ओपनिंग फिनिश गुड्स लिखी है मैंने, प्लस उसमें क्या कर रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की अमाउंट प्लस कर रहा हूँ, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की अमाउंट, सॉरी क्लोजिंग फिनिश गुड्स की अमाउंट लेस करके आता क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल आती है। तो डेफिनेटली जब सेल पता चल जाए तो फिर हम ग्रॉस प्रॉफिट की वर्किंग कर सकते हैं। तो तीन कौन से लेजर हो गए यहाँ तक? मटेरियल अकाउंट क्यों बनाएंगे? ताकि मटेरियल के स्टोर रूम में जो मूवमेंट हुई है उसे डेबिट क्रेडिट फॉर्म में लिखा जा सके। वर्क इन प्रोसेस का लेजर किसको रिफ्लेक्ट कर रहा होगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो हो रहा है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। और फिनिश गुड्स का जो लेजर है ये फिनिश गुड्स स्टोर रूम की रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है सर? इन दो और लेजर होंगे साथ, एक फैक्ट्री की सैलरी के लिए, फैक्ट्री सैलरी के लिए एक और वर्ड भी यूज होता है जो अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं, बुक्स में लिखा हुआ पे रोल एक लफ्ज होता है, लेकिन इसको कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। फैक्ट्री पे रोल अकाउंट मीन सिंपली वी आर टॉकिंग अबाउट फैक्ट्री सैलरी, फैक्ट्री वेजेस। लेकिन सिर्फ वेजेस जो है वो डायरेक्ट लेबल के लिए वर्ड है, मैंने फैक्ट्री सैलरी के अकाउंट बनाया, मींस इसमें डायरेक्ट सैलरी भी होगी और इनडायरेक्ट भी होगी। फैक्ट्री के जितने एम्प्लॉइज होंगे उनकी सैलरी की रिकॉर्डिंग के लिए फैक्ट्री पेरोल का लेजर, जिसमें डायरेक्ट एम्प्लॉइज भी हैं, इनडायरेक्ट भी हैं, फिर वो कैसे काउंटिंग होगी मैं बताता हूँ।
और फाइनली फिर एक आखिरी लेजर फैक्ट्री ओवरहेड से हमको। फैक्ट्री ओवरहेड का इस लेजर में क्या आएगा? तो 4-5-6 एग्जांपल बोल दो। अरे 4-5 जैसे कोई एक आध बोल दिए सर, या ऑप्शनल ऐसा कोई एक दो बोल देंगे सबकी तरफ से हो जाएगा। ये हजरात ने बेटा FA1 पढ़ी हुई है पहले अभी पिछली अटेम्प्ट में, तो ये तो वही बात है, लेकिन वो भी याद नहीं। मेरे सामने ये चीज आ गई सर, ये FA1 वाला, तो अगर मैं कहूँ कि FA1 वाला ही है तो फिर क्या होता है, तो वो ज़हन में सही नहीं, लेकिन है वही। लेकिन डेफिनेटली हमारे साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जो FA1 में या FA1 पहले नहीं पढ़ चुके, तो हम जरा सबको साथ साथ रखें। 5 सारा लेजर खोलने वैसे तो आईडी अगर, लेकिन पहले फिर बार बार लिखने की कोशिश करनी। बनाइएगा लेजर इस तरह के, बस आपके पूरे पेज पे ये 5 लेजर हो, यानी कि अपनी जरा स्पेस चाहिए हमें, खुला खुला हो, ये ना बाद में स्पेस ना हो। तो कौन से 5 लेजर है, जरा नाम बोल बोल के लिखा। या इस तरह कीजिएगा, कहनी ये जो आखिरी 2 लेजर है नेक्स्ट पेज पे नहीं, 3 बस, 3 से ज्यादा ना बना। Payroll simply means we are talking about salary. अगर आप पढ़ाई को अपनी रूटीन का हिस्सा बना लेंगे, रोज का रोज, अगर तो होमवर्क मिल जाए करेंगे, अगर कभी रिवाइज करने को कहूँ करेंगे, इंशाल्लाह बेटा ये कोई इशू नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग ऑलरेडी अच्छे रह चुके हैं। तो आपको अंदाजा नहीं मेरे सामने क्या क्या होगा, और डेफिनेटली अगर आप पीछे नहीं रह चुके तो आपकी बात नहीं होगी। जी जी स्टार्ट करें। चलिए सर, ये है पहले, सबसे पहला फोकस हमारा मटेरियल अकाउंट से शुरू। फिलहाल हम जो मैं ट्रांजैक्शंस बोलूंगा उसकी अपने डबल एंट्रीज बोलते रहना, उसकी मैं पोस्टिंग करता रहूंगा, और फिर आफ्टर दिस डिस्कशन इंशाल्लाह एक फाइनल लिस्ट बना लेंगे। तो 10-15 एंट्रीज हम बन जाएंगे हमारे पास, उसकी फाइनली एक लिस्ट बना लेंगे डेबिट क्रेडिट फॉर्म में लिख के। तो मीन वाले भी हम क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन मैं बताऊंगा, आपने उसकी डबल एंट्री सोचनी है, हम उसकी पोस्टिंग करेंगे, और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द एंट्रीज इन आफ्टर द पोस्टिंग ऑफ द एंट्रीज इन द लेजर्स, इंशाल्लाह फिर उसके बाद इन एंट्रीज की एक लिस्ट भी बना लें। डन सर? जी सर, मटेरियल अकाउंट ब्रॉट डाउन पॉसिबल है, फिगर्स मैं डेफिनेटली समझाने के लिए जूम करूंगा। तो लेट्स सी हम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेसेस 1,50,000 लिख के जरा डबल एंट्री बता दो, लिखना शुरू करें साथ साथ। ब्रॉट डाउन जो है लास्ट ईयर का CD बैलेंस एज इट इज उठाया जाता है, तो ट्रांजैक्शंस की होपफुली डबल एंट्री होती है। सब ओके? जी सर। अब मटेरियल खरीद लिया, अच्छा इस वक्त कोई आपने नई बात नहीं सोचनी, अगर कोई नई बात होगी तो मैं बताऊं। परचेज की एंट्री बता, परचेजेस डेबिट, कैश या पेबल या क्रेडिटर्स क्रेडिट। कैश परचेज है तो परचेज डेबिट कैश क्रेडिट, क्रेडिट परचेज है तो परचेजेस डेबिट क्रेडिटर कह लें या अकाउंट्स पेबल कह लें, इकट्ठा अगर बोल लें
इकट्ठा इन द सेंस कि कैश और क्रेडिट परचेज अगर है, परचेज इज डेबिट है, कैश या पेबल क्रेडिट। लेकिन थोड़ा सा अगर रिकॉल हम कर सकें कोई हिम्मत करके, तो सॉर्ट ऑफ स्टोरी में परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम के एंगल से एंट्रीज होंगे। अगर ये वर्ड मैं ना भी बोलूं तो क्या परचेजेस ने ओपनिंग में ऐड होना, तो इस तरह भी बोल सकता हूं मैं, परचेजेस की जगह रॉ मटेरियल या मटेरियल अकाउंट डेबिट, कैश या पेबल क्रेडिट, इशू तो नहीं बन जाएगा। तो कैश या पेबल रेफरेंस आ जाएगा। तो व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ द परचेज ऑफ मटेरियल? ऑप्शनल नहीं है सर जी, बोली जाए याद करके घर चले जाएंगे। लेट्स सी 5 लाख रुपीस मटेरियल अकाउंट डेबिट, कैश और पेबल क्रेडिट। अब मैंने ये फिगर इकट्ठी लिख दी है। अगर हम विजुलाइज करें तो ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर जिन जिन डेट्स पे ये परचेज हो रही होगी उन डेट्स पे ये एंट्री रिपीट होती जा रही है। ठीक है, तो मैंने लेकिन एक कंबाइंड फिगर लिखी। एनी कंपेयर? अगली थोड़ी सी हिम्मत कीजिएगा जरा। समटाइम जब आप मटेरियल खरीदेंगे तो कैरिज इनवर्ड्स इन्वॉल्व हो सकता है। कैरिज इनवर्ड्स क्या परचेज में ऐड होगा? कैरिज इनवर्ड्स की एंट्री बता नहीं, वो मैं कर दूंगा। आप पहले वही बेसिक एंट्रीज हैं बना। कैरिज इनवर्ड्स की क्या एंट्री होगी? कैरिज इनवर्ड्स डेबिट कैश। तो जो चीज भी नहीं है किसी ऑल्टरनेट वे से अगर हमने सीखी है तो वो मेरा इशू है। आप लोगों ने बेसिक एंट्रीज बस बना। अब 5 तो बड़े मेन लेजर्स हैं जो हम बना रहे हैं, लेकिन सपोर्टिंग लेजर्स भी बन सकते हैं। तो आप जरा कैरिज इनवर्ड्स की अगर एंट्री बोलेंगे तो कैरिज इनवर्ड्स डेबिट फॉर एग्जांपल 10,000 ये ठीक है मेरी एंट्री पोस्टिंग कैश के लेजर में फिगर क्रेडिट साइड पे चली जाएगी। लेकिन अगर इस कैरिज इनवर्ड्स ने परचेजेस में ऐड होना है वैसे, तो क्या फिर एक ट्रांसफर एंट्री की जा सकती है इसकी? तो आप एंट्रीज ना बदलें, एंट्रीज का सीक्वेंस एक ही वही रखें, फिर उसमें से क्या हो रहा है वो मैं बता देता हूँ। So what is the double entry if the carriage is paid, carriage inward is paid, carriage inwards debit, cash credit? पहली एंट्री ये। अब इस कैरिज इनवर्ड्स ने क्योंकि परचेजेस का पार्ट बनना है, तो सिंपली अब इस कैरिज इनवर्ड्स को अपने इस लेजर से उठा के हमने मटेरियल अकाउंट में ट्रांसफर कर। मींस टू से कैरिज इनवर्ड्स ने अब किस लेजर से किस लेजर में जाना, किस लेजर से किस लेजर में जाना। तो एक एंट्री क्या होगी? कैरिज इनवर्ड्स डेबिट कैश क्रेडिट, और एक ट्रांसफर एंट्री है ताकि ये कैरिज इनवर्ड्स मटेरियल की परचेजेस में ऐड हो जाए। तो क्या एंट्री बन जाएगी? कैरिज इनवर्ड्स अकाउंट क्रेडिट। क्या मतलब कैरिज इनवर्ड अकाउंट? सॉर्ट ऑफ महसूस क्या हो रहा है? खर्चा कम हो रहा है, लेकिन कम होके बेसिकली जा कहाँ रहा है? जहां उसने जाना है। तो यहां से उठा के मटेरियल अकाउंट डेबिट करते हैं। लेट मी फिनिश, फिर आप ये वाला लेजर भी बना लीजिएगा नीचे। 10,000 रेफरेंस बताएं इसके साथ लेजर में क्या है? मटेरियल लेजर में क्या रेफरेंस आएगा? कैरिज इनवर्ड्स, और ये 10,000 इसके सामने आ रहा है। कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट पेज पे चले जाए। कुछ सपोर्टिंग लेजर्स अगर मैं बनाऊंगा तो फिर अपनी सॉर्ट ऑफ वर्किंग में नीचे बनाते रहेंगे। खुला खुला रखिएगा। तो एक प्रोसीजर सॉर्ट ऑफ है, एक प्रोसीजर सा है, पहले ये करना है फिर ये करना है। डेफिनेटली एक नेट एंट्री भी बन सकती है, मटेरियल अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट। लेकिन अगर सीक्वेंस मेंटेन रख लेंगे तो हमें जरा जिस तरह एग्जामिनर एंट्रीज मांगता है उस तरह लिखने में जरा आसानी रहेगी। जहाँ भी मैंने कहा था कि भाई दोस्त की आप रिश्तेदार बैठ रहे
आप इधर आ जाए, मैं आपको उधर कर देता हूं। थोड़ी खुली करना चाहिए इसको, पहले थोड़ा खुला कर, थोड़ा खुला कर, ये होता है। जी सर जी, एनी इश्यूज सर? Any confusion, online students? But sometimes इशू सभी सिर्फ ये है कि आप लोगों को देख के मैं रोज आता हूँ तो ख्वाहिश मेरी ये होती है कि आज मैं मोटिवेटेड ही रहूँ क्लास पढ़ाने में, लेकिन आप लोगों के जब मैं आने जाने बैठने देखता हूँ तो लगता ये है कि फंस गई है सारी दुनिया। क्या ऐसे ही है सर? यकीन माने, अगर आप मेरी जगह खड़े होकर अपने आप को देखें तो मुझे कोई मोटिवेशन नहीं है। आपके चेहरों में लिखा है कब जान छूटेगी। तो सर ये वक्त तो गुजर ही जाना है, लेकिन पढ़ के अगर गुजार देंगे तो शायद ज्यादा बेहतर है। क्या ख्याल है सर? तो ठंडे दिल से ओपिनियन दे देता क्या अगर कुछ भी कर रहे होंगे तो ये वक्त गुजर जाना है सर? जी रोज गुजर जाता है। बेहतरीन तरीका क्या है सर? पार्टिसिपेशन ऐसी जगह। क्या ख्याल है सर? व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ परचेज ऑफ मटेरियल सर? फैला दे मायूसी, फैला दे, फैला दे, फुल फैला दे, नहीं बोला जा सकता। व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ कैरिज इनवर्ट्स? ये ठीक है, बस कैरिज इनवर्ट्स ठीक है, बाकी ये सिर्फ ट्रांसफर। थोड़ी सी गेम और आगे बढ़ाएं। बस फिर ये मटेरियल हमने बाहर से इंपोर्ट किए, पाकिस्तान से बाहर से खरीदे, तो कोई कैरेज इनवर्ट्स तो ठीक है, लेकिन साथ कुछ कस्टम ड्यूटीज, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो कस्टम ड्यूटी फॉर एग्जांपल आपने पे की है, बोले कस्टम ड्यूटी डेबिट कैश क्रेडिट, इसका भी अलग लेजर बनेगा कस्टम ड्यूटी। लेकिन क्या है, कस्टम ड्यूटी भी फिर इस परचेज कॉस्ट का पार्ट है, तो उसकी भी फिर ट्रांसफर एंट्री हो जाएगी। कर लेंगे? क्या एंट्री हो जाएगी सर? सही है रेफरेंस मेरा? ट्रांसफर एंट्री 1 सेकंड कर रहा हूँ। तो सपोज 15,000 ये अमाउंट है, अगर कोई भी नॉन रिफंडेबल टैक्स हो, नॉन रिफंडेबल हो या रिफंडेबल हो, तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगा टैक्सेस के नाम से। इंपोर्ट ड्यूटीज भी कस्टम ड्यूटी के लिए इंटरचेंजेबली वर्ड है, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी इंटरचेंजेबली वर्ड यूज होता है, ठीक है? तो इन अदर वर्ड्स परचेजेस से रिलेटेड जितने खर्चे होंगे उन सबको हम परचेज कॉस्ट में डेबिट कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो मैं तो आज हाईली मोटिवेटेड है, बड़े दिन बाद उसका एक दोस्त वापस आया। ये ओके सर? देन सर फॉर एग्जांपल पीरियड कैंड हो गया, इसमें 4 ही मेन चीजें आनी है, सोच नजर आपको। स्टोर रूम में क्या है, क्या होगा? कुछ मटेरियल पड़ा होगा, कुछ और आ रहा होगा, कुछ इस्तेमाल हो रहा होगा, कुछ बच जाएगा। तो फॉर एग्जांपल 75,000 रुपीज का रॉ मटेरियल हमें बच गया, लेजर को बैलेंस करके एक बैलेंसिंग फिगर बता, कैलकुलेटर पकड़ो। 75,000 सपोज क्लोजिंग रॉ मटेरियल बच गया, बैलेंसिंग फिगर 675 टोटल, नहीं टोटल। अब जिस तरह बैलेंसिंग फिगर आती है उस तरफ लिखना, राइट साइड पे। नहीं नहीं, एक मिनट, बस आप ये फिगर लिखें, बाकी मेरा काम। ठीक है, मतलब आप अपने जहन में यकीनन सोचा। आपने ये बताना है कि आपने क्या किया है तो ये आंसर आया। आपने ओपनिंग में परचेजेस प्लस की हैं और क्लोजिंग माइनस किया है तो ये आंसर आया। यकीनन इस आंसर का नाम है, ना सर जी जाने दें, गुस्सा सर खुदा के लिए जाने दें, बस करते हैं। रॉ मटेरियल कंज्यूम, और फैक्ट्री अगर आप जहन में रखें अपनी अपनी फैक्ट्री, तो ये बेसिकली वो रॉ मटेरियल है
जो फिर रॉ मटेरियल स्टोर रूम से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में गए। कहां से कहां गए? तो इस अमाउंट का नाम है रॉ मटेरियल कंज्यूम। एनी कंफ्यूजन? लेकिन इस अमाउंट की जब हम डबल एंट्री करेंगे तो स्टोर रूम, रॉ मटेरियल स्टोर रूम से ये चीजें निकल रही हैं और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जा रही हैं, तो इसकी डबल एंट्री कैसे बनेगी? वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट एंड मटेरियल अकाउंट क्रेडिट। So what is the double entry of raw material consumed? Work in process account debit and material account. The name of this amount is raw material consumed and the double entry is material account से शिफ्ट होना है इसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के रिफ्लेक्शन के लिए वर्क इन प्रोसेस अकाउंट एंड मटेरियल अकाउंट, मटेरियल स्टोर रूम। ठीक है सर? तो अब इसका सारा सेकंड इफेक्ट पोस्ट कर एक लाइन ऊपर रख लीजिएगा, जरा ब्रॉट डाउन वर्क इन प्रोसेस बताता हूँ। ये ठीक है? वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट में इसने आप डेबिट साइड पर, और यहाँ रेफरेंस क्या हो जाएगा? मटेरियल अकाउंट। तो क्या स्टोरी बनेगी, क्या सेंस बनेगी स्टोरी की? कहां से चीजें कहां जा रही हैं? एनी कंफ्यूजन एनीवेयर? आ जाए वर्क इन प्रोसेस अकाउंट। लेट्स अज्यूम ब्रॉट डाउन वर्क इन प्रोसेस है 70,000। ये कठिन थी सर? देन सर इस लेजर से फर्दर कंप्लीट करने से पहले जरा एक दफा दोबारा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड अपने सामने ले बोर्ड से देख लें या अगर पिछले पेज से देखेंगे। हम सॉर्ट ऑफ अभी यहां तक पहुंच गए, ओपनिंग, परचेजेस, क्लोजिंग, रॉ मटेरियल कंज्यूम तक आ गए, ऐसे ही सर? लेकिन देन फिर अभी कन्वर्जन का खर्चा भी होना तो गुड्स बनेंगे। कन्वर्जन मींस डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री। तो देन सर जी फैक्ट्री का अकाउंटेंट जो होता है, फैक्ट्री का जो अकाउंटेंट होता है फैक्ट्री एम्प्लॉइज की सैलरी रिकॉर्डिंग करता है। तो पहले का अपने पास पेरोल का अकाउंट होना है, वहां से फिर सीक्वेंस बनाते हैं इसे। ठीक है? फैक्ट्री में आपने सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं देनी, आपने रॉ मटेरियल स्टोर रूम में अगर कोई एम्प्लॉई है, फिनिश गुड स्टोर रूम में, रिपेयर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में, कहीं भी ये पूरी फैक्ट्री के एम्प्लॉइज को सैलरी देना। लेकिन डेफिनेटली अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो टोटल जो सैलरी है उसे फिर दो हिस्सों में सेग्रीगेट किया जाता है। कौन कौन से हिस्सों में? डायरेक्ट सैलरी एंड इनडायरेक्ट सैलरी। लेकिन इनिशियली फैक्ट्री का अकाउंटेंट क्या करता है, हर मंथ के एंड पे जब सैलरी बना रहा होता है तो एज अ फर्स्ट स्टेप टोटल सैलरी ऑफ द फैक्ट्री की एंट्री कर लेता है, और बाद में डेफिनेटली इसकी सेग्रीगेशन होती है। लेकिन व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? रिकॉर्डिंग ऑफ द सैलरी एक्सपेंस। व्हाट शुड बी द डबल एंट्री ऑफ द रिकॉर्डिंग ऑफ सैलरी एक्सपेंस? कोई नया वर्ड नहीं लगाना आपने। लेट मी क्लैरिफाई वंस अगेन, अगर कोई नया वर्ड लगाऊंगा तो मैं लगाऊंगा, आपके ज़हन में जो बेसिक एंट्रीज आती हैं जिन वर्ड्स के साथ आती हैं वो बोलो। व्हाट शुड बी द एंट्री ऑफ सैलरी एक्सपेंस? सैलरी एक्सपेंस डेबिट होता है इस तरह से कि समटाइम्स कैश हो सकता है 2-3 दिन बाद चला जाए, तो अक्रूवल बेसिस पे एंट्री बनेगी, और बाद में फिर अक्रूवल बेसिस पे जो एंट्री है पेबल, पे करने के बाद कैश क्रेडिट हो जाएगा। So what should be the entry when the expense is recorded? Salary expense debit and salary payable, और जब पे करेंगे तो पेबल डेबिट और कैश। अब सिर्फ नए वर्ड्स लग रहे हैं, सैलरी के लिए वर्ड हो गया पेरोल, और क्योंकि हम बात कर रहे हैं फैक्ट्री की तो फैक्ट्री पेरोल, ये एंट्री ऐसे बोली जा सकती है, फैक्ट्री पेरोल एक्सपेंस डेबिट एंड फैक्ट्री पेरोल पेबल क्रेडिट। बोले और ये मैंने बोला फैक्ट्री पेरोल पेबल, इसको अक्रूड पेरोल भी बोला जाता है। अक्रूड पेरोल ये होता है अक्रूड वर्ड। अक्रूड मींस होता है, अक्रूड मींस होता है अगर एक्सपेंस के साथ वर्ड लगे तो पेबल, और अगर इनकम के साथ वर्ड लगे, मतलब अगर मैं कहूँ आपसे अक्रूड इनकम तो इनकम रिसीवेबल, इनकम रिसीवेबल, और अगर मैं कहूँ अक्रूड एक्सपेंस तो एक्सपेंस पेबल। तो फाइनली वर्ड्स हमारे हो जाएंगे
फैक्ट्री पेरोल डेबिट एंड अक्रूड पेरोल क्रेडिट। किस लेजर में से पोस्ट करूं? फैक्ट्री पेरोल डेबिट एंड अक्रूड पेरोल क्रेडिट, इसी में करूंगा। डेफिनेटली कौन सा लेजर और बनेगा, लेकिन हमारा मेन फोकस इन 5 पे। तो कैसे लिखूं, किस तरफ लिखूं? डेबिट साइड पे लेट्स अज्यूम फैक्ट्री सैलरी इज, फैक्ट्री पेरोल इज 1,75,000। रेफरेंस के तौर पे आ जाएगा अक्रूड पेरोल, अक्रूड फैक्ट्री पेरोल मींस उसका सेकंड इफेक्ट फिर लायबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड हो गया। लिखो नहीं, इसमें इसका ब्रॉड मैं अच्छा कर दिया आपने, बता दी, मैं बताता हूँ। एक मिनट है, ठीक है, मेरे जहन में था लेकिन काइंडली जरा लिखते हुए बोल दिया अगर एंट्री ताकि जहन में सेटिंग हो जाए। फैक्ट्री पेरोल डेबिट, अक्रूड पेरोल क्रेडिट। नहीं सर, एक भाई ने एक बात की है, बात किसी और के भी जहन में ना आ गई। ये सर ब्रॉड डाउन मैंने लिखे हैं 3 लेजर्स में, बल्कि 3 में तो नहीं 2 में लिखे हैं। मटेरियल अकाउंट में लिखा है, वर्क इन प्रोसेस में लिखा है। आप बताएं फिनिश गुड्स में लिखूंगा? तो मुझे सवाल ये पूछा जा रहा है फैक्ट्री पेरोल में भी तो ब्रॉड डाउन। इनकम और एक्सपेंसेस के सभी जो लेजर्स होते हैं वो फॉर द ईयर, इनकम और एक्सपेंसेस, इनकम स्टेटमेंट में बनाया उसके ऊपर लिखा होता है फॉर द ईयर। तो एक्सपेंसेस और इनकम जो है ये फॉर द ईयर कैलकुलेट होते हैं। तो ये मटेरियल भी तो एक्सपेंस नहीं, ये किस नेचर का लेजर है? ये एसेट अकाउंट है, वर्क इन प्रोसेस एसेट अकाउंट, फिनिश गुड्स। तो किन चीजों के ब्रॉड डाउन होते हैं? बैलेंस शीट आइटम्स के, एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी और इनकम और एक्सपेंसेस फॉर द ईयर कैलकुलेट होते हैं। मींस फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं ब्रॉड डाउन पेरोल, ये तो पिछले साल का खर्चा होगा, पिछले साल का खर्चा, तो पिछले साल की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में आके खत्म होकर रिटेन्ड अर्निंग्स में चला गया होगा उसका इफेक्ट। तो फॉर द ईयर लेजर बनेंगे कौन से? इनकम और एक्सपेंसेस के। बताएं फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में क्या ओपिनियन? ये भी फॉर द ईयर के फैक्ट्री ओवरहेड्स, सही। तो प्लीज किन के ब्रॉड डाउन होते हैं? बैलेंस शीट आइटम। तो वर्क इन प्रोसेस अगर बच जाए इज दैट अ बैलेंस शीट आइटम? वर्क इन प्रोसेस अगर बच जाए एसेट है हमारा, रॉ मटेरियल बच जाए, फिनिश गुड्स बच जाए, तो उसका ओपनिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर बन जाए। ठीक है, स्टिल कंफ्यूजन? So what is the double entry when we record the factory payroll expense, factory payroll debit and accrued payroll credit? अब जब इसकी पेमेंट करेंगे तो फैक्ट्री पेरोल का अकाउंट अफेक्ट नहीं होगा, पेमेंट की एंट्री बना अक्रूड फैक्ट्री पेरोल डेबिट और कैश क्रेडिट, ये वाला लेजर अफेक्ट नहीं होगा, तो उसकी फिर इसकी मैं बहस नहीं करता। तो ये एंट्री कब की जाती है? जब बिजनेस का सैलरी एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है। लेकिन देन सर इसमें से अब कंसंट्रेशन सुनिए जरा, इसमें से अब जो डायरेक्ट सैलरी है होगी, इसमें डायरेक्ट सैलरी, उसने अब पार्ट बनना है रॉ मटेरियल कंज्यूम का। एक मिनट, उसने पार्ट बनना, पहले स्टेटमेंट फाइनल करना। जो डायरेक्ट सैलरी है उसने पार्ट बनना है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का, मींस उसमें पैट प्लस होना। और जो इनडायरेक्ट सैलरी है उसने पार्ट पहले बनना फैक्ट्री ओवरहेड्स का। वर्ड सही है मेरा? तो इसमें फिर डायरेक्ट सैलरी कहाँ जानी है अकॉर्डिंग टू आवर लेजर्स? वर्क इन प्रोसेस के लेजर में, इस मटेरियल के नीचे आनी चाहिए। और जो इसमें इनडायरेक्ट सैलरी उसने जाना है फैक्ट्री ओवरहेड्स के लेजर में। फैक्ट्री ओवरहेड्स के लेजर में या फिनिश गुड्स के लेजर में? फैक्ट्री ओवरहेड्स के लेजर में। किसने जाना है मटेरियल अकाउंट, सॉरी किसने वर्क इन प्रोसेस में और किसने फैक्ट्री ओवरहेड्स में? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की भी क्लासिफिकेशन। वंस अगेन एक ट्रांसफर एंट्री होगी इस 175,000 में से, जो डायरेक्ट सैलरी है उसने वर्क इन प्रोसेस अकाउंट में ट्रांसफर होना है, और जो इनडायरेक्ट सैलरी उसने फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट में ट्रांसफर होना। तो ये जो मैं एंट्री करने लगा हूँ इसको मैं डायरेक्टली पोस्ट करने की बजाय आपके सामने जरा लिखना भी चाहता हूँ।
इसकी सेकंड ठीक नहीं, स्क्रीन ठीक नहीं है। इधर फॉर एग्जांपल वो हो जाएगी, आप बस फोकस करें लेक्चर पे, आपको नजर आ रहा है। फॉर एग्जांपल इस 1,75,000 में से 1,15,000 जो है ये डायरेक्ट सैलरी है और रिमेनिंग बन जाएगा 60,000 ये इनडायरेक्ट सैलरी। तो मैं पहले एक एंट्री लिख रहा हूँ, आप भी वो एंट्री लिख लीजिएगा, फिर पोस्टिंग करते हैं। आप बताएंगे क्या एंट्री करनी चाहिए इसकी। व्हाट इज 115,000, क्या अज्यूम किया मैंने, डायरेक्ट सैलरी, और व्हाट इज 60,000 रिमेनिंग इनडायरेक्ट सैलरी। तो डायरेक्ट सैलरी ने कहाँ जाना, तो उसके अगेंस्ट वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो जाएगा। ठीक है, 60,000 के अगेंस्ट क्या डेबिट हो जाना चाहिए, फैक्ट्री ओवरहेड्स। और इन अमाउंट्स ने कहां से जाना है, फैक्ट्री पे रोल के लेवल से। तो क्या डबल एंट्री बन जाएगी फिर ये, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट, और क्या क्या क्रेडिट, सिर्फ फैक्ट्री पे रोल पे। तो डबल एंट्री जरा पूरी बोलेंगे क्या, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट एंड फैक्ट्री पे रोल डेबिट। तो पहला काम क्या होता है कि आप एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेंगे इस एंट्री के थ्रू, फैक्ट्री पेरोल डेबिट एंड अक्रूड पेरोल क्रेडिट, और देन फिर आप इस एक्सपेंस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये जो मैंने एंट्री लिखी है किस चीज की, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्ट्री पेरोल। तो डिस्ट्रीब्यूशन मींस जो उसमें से डायरेक्ट खर्च है वो वर्क इन प्रोसेस में ट्रांसफर कर दें, और जो इनडायरेक्ट सैलरी है उसे फैक्ट्री ओवरहेड्स में ट्रांसफर कर दें। तो ये काइंडली एंट्री भी लिखने कहीं, तो नेक्स्ट पेज पे आपके पास स्पेस है, और फिर देन उसकी पोस्टिंग फाइनल कर लेते हैं। ठीक है, नहीं ठीक है, मैं फुल स्क्रीन कर नहीं, ये एंट्री लिख ली, करें किसकी पोस्टिंग, किस किस लेजर में जाएंगे, वर्क इन प्रोसेस के लेजर में डेबिट साइड पे कितना आएगा 115, और रेफरेंस के तौर पे क्या आएगा, नहीं 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 सर सर नाम वो ठीक है, इसका नाम है डायरेक्ट लेबर, रेफरेंस के तौर पे ऑपोजिट हेड का रेफरेंस लिखना है, फैक्ट्री पेरोल। अगर आप अपनी याद दहानी के लिए लिखना चाहें तो फैक्ट्री पेरोल के नीचे लिखना है ये डायरेक्ट सैलरी डायरेक्ट लेबर, लेकिन रेफरेंसेस वही लिखे हैं जो दूसरे लेजर के हैं। सही पोस्टिंग हो से करें, आप बिजली बोर्ड से देखें, पहले कर लें, फिर मैं दिखा देता हूँ। और फैक्ट्री ओवरहेड के लेजर में फिगर आ गई 60,000, और इसका रेफरेंस आ गया फैक्ट्री पेरोल। तो है ये भी फैक्ट्री की सैलरी, भी फैक्ट्री की सैलरी, डिफरेंस क्या है, ये इनडायरेक्ट सैलरी है जो फैक्ट्री ओवरहेड्स में आ रही है, और वो डायरेक्ट सैलरी है जो डायरेक्टली वर्क इन प्रोसेस में लिखी हुई है। So please debit effect of the entry first of all is work in process debit 1,15,000, factory overhead debit 60,000, और इन दोनों के अगेंस्ट फैक्ट्री पेरोल क्रेडिट बाय 115 and 60,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, देखेंगे लेजर्स से दोबारा दिखा दो। वर्क इन प्रोसेस डेबिट 115, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट 60,000 एंड फैक्ट्री पेरोल क्रेडिट। दो रेफरेंसेस हैं ऑपोजिट, इसलिए अलग अलग लिखा। ये ओके जी प्लीज, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स। तो इस लेजर में बेटा बैलेंस रहना ही नहीं है,
अब अगर आप इस लेजर को इकट्ठा देखें फैक्ट्री ओवरहेड्स के, इसके डेबिट साइड पे क्या आ रहा है? नहीं मतलब 175 तो आ रहा है, 175,000 क्या आ रहा है? एक्सपेंस आ रहा है। और क्रेडिट साइड पे क्या होगा? पीरियड एंड पे ये एक्सपेंस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जितना खर्चा होगा वो सारा डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि उसमें या तो डायरेक्ट खर्चा है या इनडायरेक्ट है। तो इसका हमेशा लेजर फाइनली बैलेंस हो जाए। फैक्ट्री में या डायरेक्ट सैलरी है या इनडायरेक्ट सैलरी है, जो डायरेक्ट नहीं है वो सारी इनडायरेक्ट है। तो इस लेजर का सीडी क्यों नहीं होगा? ये फॉर द ईयर का खर्चा था जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अगले साल की गेम फिर कहां से शुरू होगी? नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सो ऑन, इस सिलसिला चलता रहेगा। बहरहाल कोई कंफ्यूजन? तो इस लेजर का जरा देखिए फैक्ट्री पेरोल के डेबिट साइड की जरा दोबारा एंट्री बोलना। फैक्ट्री पेरोल डेबिट, अक्रूड फैक्ट्री पेरोल क्रेडिट, और क्रेडिट साइड पे जो डेबिट साइड की एंट्री है उसे कहा जाता है रिकॉर्डिंग ऑफ फैक्ट्री पेरोल। रिकॉर्डिंग ऑफ फैक्ट्री पेरोल, इसे लिख लेंगे, ये आप ना लिखें, मैं अभी खुद बता रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ, बाद में लिखते हैं एंट्री, इसकी हेडिंग भी लिखते हैं। और जो क्रेडिट साइड पे है इसे कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसफर भी कह सकते हैं, लेकिन कभी कभी शायद वर्ड इस्तेमाल हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन। ये डेफिनेटली बेटा, अगर क्रूड सैलरी है वो पेएबल है, तो उससे वो इस साल अगर पे नहीं हुई तो उसका क्लोजिंग बैलेंस लायबिलिटी है, ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा नेक्स्ट ईयर। जी अब आ जाए फैक्ट्री ओवरहेड्स की तरफ। फैक्ट्री ओवरहेड का लेजर सामने रखते हैं। ये फैक्ट्री ओवरहेड्स में एक खर्चा हमने लिख लिया, कौन सा? इनडायरेक्ट लेबर। लेकिन क्या इस फैक्ट्री ओवरहेड्स में और भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं? रेंट हो सकता है, डेप्रिसिएशन हो सकती है, यूटिलिटी बिल्स हो सकते हैं, रिपेयर मेंटेनेंस हो सकती है, इंश्योरेंस हो सकती है, एक्सेट्रा। तो बाकी एक्सपेंसेस की बात करता हूँ। अगर फैक्ट्री रेंट पे है तो रेंट एक्सपेंस की एंट्री पर रेंट एक्सपेंस डेबिट या कैश क्रेडिट या पेमेंट, अगर नहीं दिया तो अब एक्सपेंस डेबिट। तो क्या अगर रेंट एक्सपेंस आप रिकॉर्ड करें तो फिर रेंट एक्सपेंस का तो लेजर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल रेंट इज 85,000। ठहरे 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 ठहरे, ठीक है जी एंट्री, फॉर एग्जांपल कैश या पेबल जो भी है। एनी कंफ्यूजन? देन क्या फिर ये रेंट एक्सपेंस इज आल्सो पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स? तो इसमें बेटा फिर सिंपली ट्रांसफर होना, कहां से कहां? रेंट एक्सपेंस ने अपने लेजर से फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट साइड पे आना, खर्चों ने प्लस होना है, तो कोई ट्रांसफर एंट्री बन सकती है? बोले बोले बोले। तो एक होगी एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग और फिर एक होगी एंट्री एक्सपेंस का ट्रांसफर। कैसे? फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट, रेंट एक्सपेंस। ये बनाए रेंट का लेजर। बैठ प्लीज मेरे पास आ रहे हैं, भाई को बस कर छोड़ दे, भाई को उसके हाल पे छोड़। आ जाए आ जाए आ जाए मेरे पास, जहां भी आ सकते हैं आ जाए, नजदीक कहीं आ जाए, उधर आ जाए, नहीं वो सामने। एंट्रीज लिखें, फिगर्स की पोस्टिंग कंप्लीट करें। ये कोई कंफ्यूजन तो नहीं चल रही सर? तो हो बेसिकली बस क्या रहा है, खर्चा रिकॉर्ड होता है,
और फिर उसे इकट्ठा करने के लिए हम ट्रांसफर करते हैं किसी कंबाइंड लेजर में, ताकि पता चले टोटल खर्चे कितने, इंडिविजुअल भी हैं, कंबाइन करने के लिए फैक्ट्री ओवरहेड्स में ले जाएं। ओके जी प्लीज, हो गया, चले आगे। ये नोट कर ली नीचे, मैं मिटा रहा हूं। देन सर डेप्रिसिएशन की एंट्री बना, डेफिनेटली सारा फोकस हमारा इस वक्त फैक्ट्री पे है, तो फैक्ट्री एसेट्स के डेप्रिसिएशन है, इट इज आल्सो पार्ट ऑफ factory overheads. So what is the entry of depreciation? Depreciation debit, cash credit, payable credits. Depreciation debit, accumulated depreciation account credit, non-cash account. So depreciation debit, accumulated depreciation credit, ज़हनी तौर पे लेजर बनाए जरा। Depreciation का लेजर होगा सर, यकीनन accumulated का भी होगा, लेकिन accumulated depreciation please relates to asset, उसमें फिर एसेट में से लेस होना डब्ल्यूडीवी बननी है, लेकिन क्या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है? तो एक तो इसका अपना लेजर बन जाएगा, लेकिन फिर उसे यहाँ लाने के लिए क्या एंट्री करेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट, डेप्रिसिएशन क्रेडिट, इट इज वंस अगेन अ ट्रांसफर एंट्री कर लेंगे इसलिए ये लेजर बनाओ, लेकिन आप डेप्रिसिएशन की एंट्री ना बदल लीजिएगा। यहाँ देख के बताएं क्या नजर आ रही है डेप्रिसिएशन की एंट्री, तो ये वाली को रट्टा नहीं लगानी, डेप्रिसिएशन की एंट्री वही है, क्या है? तो ये जस्ट ट्रांसफर एंट्री, कहां से कहां? अपने लेजर से फैक्ट्री ओवरहेड्स कर, सपोज इट इज 70,000, देन अगर हम वैसे ही लिख सकें यूटिलिटी बिल्स अगर है तो यूटिलिटी बिल्स डेबिट, कैश पेबल्स क्रेडिट होंगे, लेकिन उसने भी यहाँ आना है, तो किस तरफ सारे एक्सपेंसेस की लिस्ट बन जाएगी? तो यूटिलिटी बिल्स, फिगर्स मैं अज्यूम करूं, पेन मेंटेनेंस, फॉर एग्जांपल 40,000, इंश्योरेंस वगैरह वगैरह। अदर देन मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर, सारे एक्सपेंसेस फैक्ट्री ओवरहेड्स का हिस्सा बन जाएंगे। काफी है और बना नहीं, ठीक है, मतलब जगह खत्म। एनी कंफ्यूजन एनीवेयर? देन सर बिफोर एनीथिंग एल्स, एक मिनट के लिए अपना जरा अपना जरा वर्क इन प्रोसेस का लेते थे। अब वर्क इन प्रोसेस के लेजर इज रिफ्लेक्टिंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सही कह? तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से अब गुड्स बन के फिनिश गुड्स स्टोर में जाना, कहां से बन के कहां? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से गुड्स बन के फिनिश गुड्स स्टोर में जानी, इट मींस वर्क इन प्रोसेस अकाउंट से क्रेडिट होनी है और फिनिश गुड्स में डेबिट। लेकिन फिलहाल जो फिगर्स आ चुकी हैं इनको जरा गौर से देखेंगे अकाउंटेंट की नजर से। मैंने ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस लिखा है, नीचे भी मैंने मटेरियल लिखा है और मैंने डायरेक्ट लेबर लिखी, तो यहां तक अभी सिर्फ प्राइम कॉस्ट शायद बनी है। तो क्या इनमें इस प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स भी प्लस होंगे? तभी पहले मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कंप्लीट होगी और फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऐड होके और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस लेस होके कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि जो आपने फैक्ट्री ओवरहेड्स में फैक्ट्री ओवरहेड्स इकट्ठे कर लिए हैं, अब इन फैक्ट्री ओवरहेड्स को आपने टोटल करके फैक्ट्री ओवरहेड्स के लेजर में से उठा के वर्क इन प्रोसेस के लेजर में ट्रांसफर कर देना है, ताकि आपका मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा कंप्लीट हो जाए। एक मिनट दोबारा देख लें वर्क इन प्रोसेस का लेजर, ओपनिंग को छोड़ के क्या क्या है आपके कॉस्ट में? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, लेकिन गुड्स बनाने में फैक्ट्री ओवरहेड्स भी ऐड होंगे। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स पहले किस लेजर में इकट्ठे हो जाएंगे? अपने लेजर में, और जब आप फैक्ट्री ओवरहेड्स को कंप्लीट कर लेंगे तो टोटल फिगर को एक ही दफा उठा के फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स के लेजर से वर्क इन प्रोसेस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब जरा कैलकुलेटर उठाना।
पहले जरा मेरे टोटल करा दे, मैं जरा सारी जरा एंट्री विद रेफरेंस लिख दूं। टोटल खर्चा कितना हो गया सर? 3 लाख। और जितना इस पीरियड का खर्चा है फैक्ट्री ओवरहेड्स का, वो सारा का सारा कैश से यहां से ट्रांसफर हो जाएगा। कोई एंट्री बोलने की कोशिश करेगा? वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट एंड फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट क्रेडिट। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एंट्री? Need to transfer तो ठीक है, मतलब why we need to transfer? To complete the manufacturing cost in the work in process account। ये रेफरेंसेस देख के एक बार फिर एंट्री बोला जरा। वर्क इन प्रोसेस डेबिट फैक्ट्री ओवरहेड क्रेडिट। वर्क इन प्रोसेस के लेजर में 3 लाख की अमाउंट आ गई। रेफरेंस के तौर पे क्या आ गया? फैक्ट्री ओवरहेड। So this is transfer of factory overheads to work in process account. Any confusion find it? ये क्लियर बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? क्या ढूंढ रहे मेरे भाई, क्या ढूंढा जा रहा? अब्दुलरहमान देख रहे हैं क्या घूम गए? देन सर जी इसके बाद आ जाए, इस लेजर को भी कंप्लीट करना। Let's assume at the end of the period closing work in process is 60,000 rupees। कैलकुलेटर उठाए, फिगर सॉल्व करें। डेबिट साइड पर कितना? 1085। आप डिफरेंस बता रहे हैं? 1025। जी टोटल के बाद डिफरेंस कितना आया सर? किस लेजर में किस साइड पे डिफरेंस आ रहा है? इसका नाम बताएं। नाम आप रेफरेंस बता रहे हैं, इसका नाम। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है। ये फिगर आई कैसे? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस हुई है 6 लाख, 1,15,000, 3 लाख। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट टोटल हुई है, फिर ओपनिंग इसमें ऐड हुआ है 70,000 और 60 आपने माइनस किए। तो फाइनली दिस अमाउंट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। दिस इज द अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। नाम इसका है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। इन गुड्स की कॉस्ट है जिन्हें हमने बना लिया है। कहां बना लिया? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बना लिया। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के रिफ्लेक्शन के लिए हमने वर्क इन प्रोसेस का नाम रखा। इन चीजों को क्योंकि हमने बना लिया है, देयरफॉर अब इन चीजों का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से ताल्लुक खत्म हो गया है। अब ये इन प्रोसेस नहीं रही हैं, देयरफॉर अब इन्हें कहां भेज देना चाहिए? क्या डबल एंट्री बन जाएगी इसकी? मतलब बेटा मेरी इस बात पे ये है कि इस अमाउंट का नाम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की डबल एंट्री फिनिश गुड्स डेबिट एंड मतलब नाम इस अमाउंट का है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और इस अमाउंट की डबल एंट्री की जाती है वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट एंड फिनिश गुड्स में। ठीक है, तो आए जरा फिनिश गुड्स में एक पहली लाइन छोड़े इसके लिए। प्लीज नहीं, अगर नहीं भी होगा तो लिख के डैश कर लेंगे, लेकिन मतलब हो सकता है तो एक लाइन रखना। फिनिश गुड्स के एंगल से फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है। हाँ ये हो सकता है पिछले साल आपने गुड्स बना ली और बिकी, लेकिन अगर बिजनेस का फर्स्ट ईयर होगा तो सबके लिए होगा। रॉ मटेरियल के एंगल से तो दूसरा साल है, फिनिश गुड्स के एंगल से 2 साल बाद। हाँ ठीक है सर, हो गया सर। ये नहीं कंफ्यूजन से आगे वाइंड अप कर ले। फिनिश गुड्स अकाउंट पे लेट्स अज्यूम ब्रॉट डाउन फिनिश गुड्स आर 0। क्या मतलब? पिछले साल जितनी बनाई थी वो सारी बन गई, तो लेट्स अज्यूम। लेकिन इस साल के एंड पे अभी सपोज
200,000 रुपीज की गुड्स अनसोल्ड पड़ी है। फिनिश गुड्स बन तो गई हैं 10,25,000 की, लेकिन अभी उसमें से अनसोल्ड 200,000 रुपीज की पड़ी हैं। बैलेंसिंग फिगर 8 to 5। देखिए अब डेफिनेटली 8 to 5 000 है क्या? ये उन गुड्स की कॉस्ट है, बस ये वर्ड है। ये यकीनन गुड्स बिकी हैं, लेकिन ये जो गुड्स बिकी हैं उनकी कॉस्ट है। 10,25,000 रुपए क्या था? 10,25,000 जो गुड्स हमने बनाई थी उनकी कॉस्ट है। तो 2 लाख क्या है? जो गुड्स बच गई हैं उनकी कॉस्ट है। तो फिर 8,25,000 क्या है? जो गुड्स बिक गई हैं उनकी कॉस्ट है। इसको सेल बस ना कहें। हाँ ये सोल्ड यूनिट्स ही है, लेकिन सेल प्राइस नहीं है। ये सोल्ड यूनिट्स की कॉस्ट प्राइस, व्हिच इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो यहां से एक कॉस्ट ऑफ सेल्स की भी डबल एंट्री बन जाएगी। सोचा देखो, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट है, लेकिन ये एट कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, finished goods account credit at cost. What is the double entry of sale? Sale debit, sale credit. सेल की एंट्री ना बदल लीजिएगा, वही है, या कैश डेबिट या डेटर डेबिट, सेल क्रेडिट, वो होती है सेल प्राइस पे। तो सेल के वक्त 2 एंट्रीज ध्यान में रखना, एट सेलिंग प्राइस डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, और एट कॉस्ट प्राइस कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, फिनिश गुड्स इस केस में क्रेडिट। लिखना रही एंट्री। तो 8,25,000 इज कॉस्ट ऑफ सेल्स, जिसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहा जाता है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब इसका क्या है? जो चीजें बेची हैं उनकी कॉस्ट, उनको बनाने की कॉस्ट। ये ठीक है? ये 8,25,000 क्या है? नहीं वो तो ठीक है, चले वो हो गया, लेकिन मतलब मीन्स आपको क्या समझ आती है? जो सेल किए उनको बनाने की कॉस्ट है। ये 10,25,000 के जो गुड्स बनाई हैं उनको बनाने की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है। 2 लाख के है जो गुड्स बनाई हैं उनकी, ये भी बनाने की कॉस्ट है, लेकिन ये बची नहीं है। ये सबको बनाने की कॉस्ट है। 10,25,000 सारी गुड्स को बनाने की कॉस्ट थी। 2 लाख उन गुड्स को बनाने की कॉस्ट भी बच गई है, और 8,25,000 के उन गुड्स को बनाने की कॉस्ट है जो बिक गई है। तो बना के बेची ना हमने। चले सर अब एंट्रीज लिख भी लेते हैं जो हमने बोली हैं। मैं कुछ हेडिंग्स बताता हूँ इस डिस्कशन के बाद। बस ये बेटा लेजर थे मेरे, तो आए जरा तो नेक्स्ट पेज निकालना, जरा साफ सुथरा लिखना। फैक्ट्री काउंटिंग एंट्रीज, तो जो पहले भी हेडिंग लिखी थी दोबारा लिखना। तो अब ये जो हमने पढ़ा इस वक्त, इसको जरा समराइज फॉर्म में कुछ ट्रांजैक्शन के एंगल से लिख लेते हैं। ये डेफिनेटली सर कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है ये फिर अब आपकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का पार्ट है। अब सेल्स की अमाउंट ढूंढेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल लेस करेंगे, बाकी गेम वही है। फिर ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, एक्सपेंसेस आएंगे। ये नंबर 1, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। परचेज ऑफ मटेरियल या रॉ मटेरियल, ये बताइए। मटेरियल अकाउंट डेबिट, कैश बैंक पेबल क्रेडिट। वैसे ना पता हो तो फिर पेबल ही होता है बाय डिफॉल्ट। क्रेडिट परचेजेस, क्रेडिट सेल्स। परचेज मटेरियल रिटर्न न करोगे, परचेज मटेरियल रिटर्न बुलेट एंट्री हो जाएगी। बुलेट एंट्री कर लो, ऐसे ही परचेज रिटर्न हो सकती है सर। कैश या बैंक, कैश बैंक पेमेंट डेबिट।
मतलब आपने जिस सप्लायर से चीजें खरीदी उसको कुछ वापस कर दें, रिटर्न हो गए, मटेरियल क्रेडिट। तो बीच में अगर कोई और एक्स्ट्रा चीज में आती है तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। जी ठीक है, कैरिज मेरा हाल चलो आपने कहा कैरिज एरिया कस्टम ड्यूटी लिख लेते हैं। चलिए तो भाई ने कहा कस्टम ड्यूटी पे जी सॉरी यार पेबल क्रेडिटर यार ओ बैड क्रेडिटर सर पेबल की जगह क्रेडिटर ठीक है क्रेडिटर कस्टम ड्यूटी पेड की एंट्री पर नहीं मेरा ख्याल इसको इस तरह ना करें, इसको दो हिस्सों में लिखते हैं, ऐसे कोई एंट्री ना खराब करें। कस्टम ड्यूटी डेबिट कैश पे एंड देन ट्रांसफर एंट्री लगा दें। मटेरियल अकाउंट डेबिट मटेरियल अकाउंट डेबिट कस्टम ड्यूटी पे ये चलेगा। बाकी अब डेफिनेटली कैरिज भी इसी तरह है, फिर नॉन रिफंडेबल टैक्सेस वगैरह। चलो आगे नंबर 4 रॉ मटेरियल कंज्यूम हो गया, या इस तरह से सॉरी लिखें रॉ मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ये क्या मतलब होगा इशूड? इशूड टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहां से कहां गया? तो जब मटेरियल आप इशू करेंगे उसने फिर कंज्यूम होना है, ऐसे ही जो इशू करेंगे कहां से, मटेरियल शोरूम से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उसने फिर इस्तेमाल होना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ये हिम्मत करें। वर्क इन प्रोसेस डेबिट वर्क इन प्रोसेस ऑन डेबिट एंड मटेरियल अकाउंट। ये एंट्री किस अमाउंट से होती है? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की अमाउंट से। ये बेटा अगर आपने ये चीज पहले नहीं पढ़ी हुई तो मेरे ख्याल है शायद कहीं पढ़ लेंगे। डिफरेंट होता है सर, टैक्सेस गवर्नमेंट के हैं, सेल्स टैक्स इनकम टैक्स के नाम से भी होते हैं, कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट स्टेज पे होती है, दो डिफरेंट चीजें लेकिन इनका ट्रीटमेंट सेम। ठीक है सर। अब एक सेकंड के लिए जरा इसी नंबर 4 को देखें। नहीं नंबर 4 एक अगर ये जो रॉ मटेरियल आपने इश्यू किया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कुछ एक्स्ट्रा इशू हो जाए और बाद में ये वापस आ जाए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से स्टोर रूम में, मतलब जब आपने मटेरियल इशू किया कुछ ज्यादा इशू हो गया, उसकी जरूरत नहीं थी, तो जो बच गया अगर वो वापस आ जाए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से मटेरियल स्टोर रूम में, तो रिवर्सल एंट्री हो जाएगी, मटेरियल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो अगर मटेरियल रिटर्न हो जाए फ्रॉम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक था वो नंबर 2 जरा देखा, एक था कि मटेरियल जो हमने खरीदा था वो सप्लायर को वापस कर दिया, तो वो तो परचेज रिटर्न है। मैं आप किसकी बात कर रहा हूँ? तो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेजा था कुछ अनयूज रह गया, अगर वो वापस आ जाए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से स्टोर रूम में, तो स्टोर रूम मटेरियल डेबिट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मींस वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। लिख लें या चले नंबर 5 रिकॉर्डिंग ऑफ फैक्ट्री पेरोल। रिकॉर्डिंग ऑफ फैक्ट्री पेरोल, रिकॉर्डिंग ऑफ फैक्ट्री पेरोल। अब ये जब रिकॉर्डिंग का वर्ड है या आगे स्पेसिफाई भी कर लें, रिकॉर्डिंग ऑफ फैक्ट्री पेरोल एक्सपेंस, तो इस स्टेज पे आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, मींस उसे डेबिट करना है, तो फैक्ट्री पेरोल डेबिट, फैक्ट्री पेरोल अकाउंट डेबिट एंड अक्रूड, या ऑब्वियसली कैश अगर हो गया तो अक्रूड पेरोल क्रेडिट,
अक्रूड पेरोल मींस पेएबल, और अगर कैश चला ही गया लेकिन वैसे बाय डिफॉल्ट पेरोल ही पेएबल ही जेम रखी है। तो रिकॉर्डिंग मींस एक्सपेंस डेबिट करना। और इसके साथ लिखते हैं इनिशियली डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर प्लस करकर टोटल। टोटल फैक्ट्री की सैलरी का खर्चा। इसलिए फिर नंबर 6 तो मैंने वर्ड यूज किए थे डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्ट्री पेरोल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्ट्री पेरोल। मेरा ख्याल एक नजर देख लें फैक्ट्री पेरोल का लगे, इसकी बात कर रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूशन। जरा देख के बता देते एंट्री का बोलना। वर्क इन प्रोसेस डेबिट बाय डायरेक्ट सैलरी, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट बाय इनडायरेक्ट लेबर, and factory payroll credit by total labor cost। बोल के लिखना, जरा सा स्पेसिफाई भी करना है। फैक्ट्री पेरोल work in process debit, factory overhead debit and factory payroll credit। ओके कहाँ की है सर, कहाँ की है भाई सर? ना यार 5 में खर्चा डेबिट की है सर, और 6 में ये खर्चा ट्रांसफर की है सर क्या हो गया सर? नंबर 7 सर, रिकॉर्डिंग ऑफ अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स। रिकॉर्डिंग ऑफ अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब यहाँ मेरा अदर से मुराद, अदर से मेरी मुराद है, अदर से यहाँ मीनिंग है ये ऊपर नंबर 6 एंट्री। नंबर 6 एंट्री में इनडायरेक्ट लेबर तो रिकॉर्ड हो गई है फैक्ट्री ओवरहेड्स, हो गई सर, लेकिन इसके अलावा भी तो चीजें हैं। तो इसके अलावा जो चीजें रहेंगी अब उसकी मैं एंट्री डिस्कस करने लगा। तो आप एक सेकंड जरा फैक्ट्री ओवरहेड का लेजर देखें। फैक्ट्री ओवरहेड का लेजर सर, फैक्ट्री पेरोल के अलावा भी तो बहुत सारे खर्चे आ रहे हैं, तो इसको कैसे लिखूंगा? अगर एक दफा इकट्ठा लिखना हो फैक्ट्री ओवरहेड कहते हैं, एक मिनट वहीं देखिएगा। तो फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट ना सर जी कमाल है। फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट कौन सा लेजर देख रहे हैं आप? फैक्ट्री ओवरहेड का लेजर देख रहे हैं आप। तो एक तो ये फैक्ट्री पेरोल नजर आ रही है, उससे नीचे आ रही है क्या क्या नजर आ रहा है रेफरेंस के तौर पर? ये एक्सपेंसेस क्रेडिट, ठीक है। अब डेफिनेटली ये मैं ट्रांसफर एंट्री लिख रहा हूँ जिसमें एक्सपेंसेस और पहले रिकॉर्ड किए होंगे, लेकिन हम ये जो फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर लिख रहे हैं ये शायद एक्सपेंसेस क्रेडिट नहीं लिख रहे। कौन कौन सा? रेंट, डेप्रिसिएशन, यूटिलिटीज, लेकिन इतने सारे लिखने की बजाय 2-3 लिख के एक सेक्टर लगा लो। समझ आ जाएगा प्लीज? समझ आ जाएगा सर? तो अदर मींस जो इनडायरेक्ट लेबर के अलावा चीजें रह गई। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट एंड रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस क्रेडिट। ऑब्वियसली इस एंट्री से पहले कौन सी एंट्रीज हुई होंगी? एक्सपेंसेस डेबिट वाली, कैश क्रेडिट वाली, लेकिन वो मुझे उम्मीद है कि शायद हमारे ज़हन में है। सर एक्सपेंसेस को स्पेसिफाई कर लेना थोड़ा सा, मैंने एक्सपेंसेस क्रेडिट ही लिखा है सर, लेकिन 2-3 स्पेसिफाई कर लें फिर कौन से, ये ना हो आपके ज़हन में कि एडमिन एक्सपेंसेस आ जाए, सेलिंग एक्सपेंसेस आ जाए, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस,
एक्सपेंसेस क्रेडिट है, लेकिन एक दो स्पेसिफाई करना। मैंने इसके एंड में एक्सेट्रा लिख दिया, सारे लिखने की जरूरत नहीं है, 2-3 कम से कम ध्यान रखना। डन सर? देन इसके बाद लिखे नंबर 8, ट्रांसफर ऑफ एक्टिविटीज टू वर्क इन प्रोसेस अकाउंट। ये तो शायद जो हमने हेडिंग बनाई उसी के अंदर बात लिखी हुई जो हम चाह रहे हैं। क्या कहाँ ट्रांसफर होगा बनाएंगे? वर्क इन प्रोसेस डेबिट फैक्ट्री यूनिट्स। चलेगा? नंबर 9, हेडिंग बनाना, एंट्री ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। एंट्री ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। हिम्मत करें सर, अगर एक सीक्वेंस में रख लेंगे ना कि कहां से कहां चीजें जा रही, पहले कहां थी फिर कहां हुई, तो बन सकती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की डब्ल्यूएनटी ढूंढ के बताएंगे अपने लेजर में कहीं कहां है, कहां नजर आ रही है। व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, व्हाट वाज द अमाउंट 10,25,000 रुपए की एंट्री ढूंढने की है। वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट, फिनिश गुड्स डेबिट, फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट, फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट। ये 1025 से ये एंट्री पहले हुई थी। नंबर 10, इसके बड़ा उसके लिए इस तरह उसकी जगह इस तरह वर्ड लेते हैं, एंट्री ऑफ सेल्स। एंट्री ऑफ सेल्स से मेरा मुराद ये है कि अब इसके नीचे दो एंट्रीज लिखो, सेल्स की एंट्री, कैश एंड एट डेबिट, सेल क्रेडिट एट सेल प्राइस, और कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट वो जो हमने लेजर में लिखी है, दैट वाज कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट एंड फिनिश गुड्स अकाउंट इन दिस केस क्रेडिट। स्टॉक क्रेडिट कौन सा लिखे, फिनिश गुड्स स्टॉक क्रेडिट, लेकिन ये एंट्रीज एट कॉस्ट ऑफ सेल एट कॉस्ट प्राइस। ये पीरियोडिक परपेचुअल की बहस शायद बीच में मिक्स हो रही है। जी ओके जी प्लीज, एक नजर रिवाइज करना जरा। डेफिनेटली ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है, बाकी चीजें अगर कोई एक्स्ट्रा बीच में आ जाएंगे तो दैट इज नॉट अ बिग इशू। तो ये जितनी एंट्रीज हमने लिखी हैं 10, इनके जरा हेडिंग्स बोल के अपने सामने रख के जरा एक दफा एंट्रीज कंप्लीट करना, यानी कि एक दफा रिवाइज करना, हेडिंग्स बोलने एंट्रीज होते हैं। ये 5वीं एंट्री सर है एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट। ये अजीम साहब अगर इस वक्त बेटा बताना आपको पता होना जरूरी होता है, मैं जरूर बताता हूँ। कुछ लोग अगर वर्ड बोल रहे हैं और मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा तो आपको जरूरत नहीं है, अगर आपको ये बात समझ आ गई तो उस वर्ड्स की जरूरत नहीं है। नंबर 5 सर है फैक्ट्री एक्सपेंस डेबिट, फैक्ट्री सैलरी डेबिट और पेएबल क्रेडिट।
और अगर कैश चला गया तो पेपर कैश क्रेडिट। नंबर 7 सर ये है जो हमने लेजर में लिखा सर, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट, रेंट एक्सपेंस क्रेडिट, डेप्रिसिएशन क्रेडिट, यूटिलिटी बिल्स क्रेडिट और रिपेयर्स मेंटेनेंस क्रेडिट, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट और ये ऑपोजिट रेफरेंसेस क्रेडिट। उसमें मैंने 3 लिखनी है, बाकी फिर अगर और भी हो तो एक्सेप्ट। ठीक है बेटा। ये कोई कंफ्यूजन तो नहीं पड़ा? चले सर इससे इंशाल्लाह इसके कल और आगे थोड़ा सा हमने अपना लेवल बढ़ाना। आप लोग इस तरह कीजिएगा, एक ऑस्ट्रेनिक ढूंढना जरा, पेज कौन सा नहीं सर 184 ऑस्ट्रेनिक के नाम से क्वेश्चन किया था जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट के चैप्टर के एंड में था। कि नीचे क्वेश्चन नंबर 2 भी है, 185 नहीं है यार, ऑस्ट्रेनिक का प्लीज यार 30 भेज दो, शुरू में पेज था। इसके नीचे क्वेश्चन नंबर 2 भी है, लेकिन क्वेश्चन कल मैं और दूंगा, फिर कीजिएगा ऑस्ट्रेनिक जरा इंडिविजुअली बगैर आंसर के जरा ट्राई करें ऑस्ट्रेनिक। और प्लीज ये जरूर कीजिएगा जब मैं बातें कर रहा हूँ, आप महसूस करेंगे कि बगैर आंसर देखे अभी भी ठीक नहीं हो रहा। नहीं मतलब कोशिश से इंशाल्लाह हो जाएगा, लेकिन स्टिल महसूस करेंगे आप कि गलती हो सकती है, हो रही है। तो काइंडली पहले आपने जो क्वेश्चन करनी है इन्हीं को जरा फिनिशिंग टचेस दें मीनवाइल 1-2 दिन। ठीक है, तो एक दफा जरा काइंडली रीअटेम्प्ट करें इसे। बाकी वो तो कंप्लीट हो गया है ना, वो जो मैंने एक एक्स्ट्रा क्रिकेट केमिकल्स कहा था, क्रिकेट केमिकल्स परसों डिस्कस हुआ था, वो फाइनल हो गया। पिछले क्वेश्चन तो नहीं पेंडिंग। तो क्वेश्चन नंबर 2 तो इसके नीचे, ये फिर कल रख लीजिएगा। चलें इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे ना। जी हाफिज अहमद साहब, वो जमाना भी अभी मौजूद है, लेकिन वो तो पेमेंट की एंट्री है, लिख लेंगे ठीक है, अदरवाइज ध्यान में रखनी।